सुप्रभात बच्चों। आज की इस व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है वाक्य। आप देख रहे हैं कि आज हमने अपना टॉपिक चुना है वाक्य। लेकिन जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें शब्द की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में सही क्रम का होना आवश्यक है। अब आप उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो वो शब्दों का क्रम नहीं हुआ, वो खाली शब्दों का झुंड है। लेकिन जब उसका कोई मीनिंग निकलता है, कोई सार्थक वाक्य बनता है, सार्थक शब्द बनता है, तब उसका कोई अर्थ होता है, तब वो एक वाक्य कहलाता है। और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप पूर्ण विराम नहीं देते हैं, इसका मतलब होता है कि अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई। इसलिए जब आपका वाक्य समाप्त हो जाए तो उस पर पूर्ण विराम जरूर लगाएं। बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से जैसे कि मैंने पहले जब वर्ण पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आज देखिए, वर्ण से शब्द बना और शब्द से वाक्य बना, ये बढ़ता चला गया। तो अब क्या हो गया? ये व्याकरण की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वर्ण बढ़ते बढ़ते एक वाक्य बनाने लगे तो वाक्य क्या हुआ? भाषा की सबसे बड़ी इकाई। और वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बच्चों, यहाँ प्रश्न आता है, वाक्य किसे कहते हैं तथा उसके कितने अंग हैं? अंग मतलब कितने हिस्से। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये पद क्या आ गया बीच में? तो बच्चों, जब तक वो वर्ण होता है और शब्द अलग होते हैं तब तक वो वर्ण या शब्द ही कहलाते हैं। लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त होने लगते हैं तब उन्हें पद भी कहा जाता है। तब वो एक पद का रूप धारण करके वाक्य में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका अब इन्होंने बताया कि वाक्य में दो या दो से अधिक पद, जैसे हम कोई बात करते हैं तो उसके विषय में बात करके फिर एक और उसमें बात को जोड़ देते हैं हम लोग। तो दो बातें जब होती, किसी के विषय में बात करना, जैसे पंखा चल रहा है तो हमने पंखे की बात की ना, और उसके साथ में वो क्या कर रहा है उसकी क्रिया को भी साथ में लगाया। और जब तक क्रिया नहीं लगती तब तक कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अब इसका उदाहरण देखिए, सत्य की विजय होती है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। आप इस वाक्य को पढ़ के समझ रहे हैं कि जो सत्यवादी होते हैं, जहाँ सत्य होता है उसकी विजय होती है। ये अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है। किंतु यदि इसे कोई ऐसे लिखता है, सत्य विजय होती है, आपको अटपटा लग रहा है, इससे कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। सत्य विजय होता है मतलब ये क्या? सत्य कैसे विजय हो सकता है? तो वाक्य क्या है? सत्य की विजय होती है। जहाँ सच्चाई है वही विजयी होता है। सत्य विजय होती है, ये इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए क्या है? ये सिर्फ शब्दों का समूह है, ये वाक्य नहीं। अब आते हैं हम इसके अंग पर। वाक्य के कितने अंग होते हैं? कर्ता और क्रिया के आधार पर
कर्ता जो काम करता है और क्रिया जो क्या कर रहा है। इसके आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जाए, हम जिसके विषय में बात करते हैं। कोई एक उत्तेजना हमारे सामने होती है, हम उसके विषय में बात करते हैं। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए। जैसे मोर नाच रहा है, इसमें क्या हुआ? हमने किसके विषय में बात की? मोर के विषय में बात की। तो मोर क्या हुआ? उद्देश्य, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात की हमने? उसका विधेय क्या है? हमने बताया कि नाच रहा है। अब ये वाक्य पूरा हो गया। इसके दो अंग, मोर और नाच रहा है। मोर हुआ उद्देश्य और विधेय हुआ नाच रहा है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, गीता गाती है। अब हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? गीता नाम की कोई लेडी है, कोई लड़की है, कोई भी हो सकती है। हम उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वो गाती है। तो सिर्फ गाती है, तो यहाँ तो एक क्वेश्चन मार्क लग गया। कौन गाती है, क्या गाती है, किससे गाती है, क्यों गाती है? कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये वाक्य बिल्कुल क्लियर है अपने अंगों के साथ कि गीता उद्देश्य है और गाती है विधेय है। हमने गीता के विषय में बात की कि वो गाती है। अब बच्चों, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो बच्चों, वाक्य रचना या यूं कहें कि वाक्य का इतिहास बहुत बड़ा है। आप जैसे जैसे नई कक्षा में जाएंगे वैसे वैसे आप वाक्य के विस्तार के विषय में जानेंगे। तब तक आप ये करते रहिए, अशुद्ध वाक्यों को आप शुद्ध बनाते रहिए, जैसा कि आपके बुक में दिया है। उद्देश्य और विधेय का आप अभ्यास कीजिए कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है। प्रश्नवाचक, जहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया वही प्रश्नवाचक हो गया। और निषेधवाचक, जिसमें ना का प्रयोग हो गया, ना, नहीं, नकारात्मक जहां आ गया वो है निषेधवाचक। अभी आप कक्षा पंचम में पढ़ते हैं, इसलिए आप इतना ही समझना आपके लिए काफी है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आप इसके विषय में और ज्यादा जानेंगे। तब तक के लिए आप वाक्य को पुनः पढ़िए, इसे समझिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं हम संज्ञा के विषय में।